हेलो एवरीवन, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया गया है और इसका टाइटल है स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स पीस। इसमें हम लोग बेसिकली मणिपुर क्राइसिस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इससे कैसे डील किया जा सकता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। ऑथर ने इसमें एक एस्पेक्ट कवर किया है, लेकिन हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह को एक साथ लेके चलेंगे सो दैट ये एक कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक तैयार हो जाए। एक बार आगे बढ़ने से पहले आउटलाइन देख लेते हैं। इस आर्टिकल में ऑथर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उसमें इन्होंने बताया है कि कैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ नेशनली और इंटरनेशनली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हिस्टोरिकली हमको इनसे क्या सीखने को मिलता है, ठीक है, मणिपुर में क्या सिचुएशन है अभी और इसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। इसी के साथ ऑथर ने जो है आर्टिकल को कंक्लूड किया है। चलिए देखते हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार बता देता हूँ कि मणिपुर के बारे में। मणिपुर एट अ ग्लांस वी विल सी। ये मणिपुर का मैप है। आप जानते हैं कि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में है और इसकी जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज है वो आप देख सकते हैं कि नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। यहाँ मिजोरम, इधर असम, ये नागालैंड, ठीक है। इसके साथ अगर हम देखें कि इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है वो म्यांमार के साथ टच करती है। इधर ईस्ट में जो है म्यांमार है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एरिया है वो डेमोग्राफी क्या है इस एरिया की, कैसे यहाँ की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया जो है वो एक वैली क्षेत्र है, मतलब घाटी का क्षेत्र है और इसके सराउंडिंग जो एरिया है वो सारा आपका हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे दो फिजिकल फीचर्स हैं, एक तो वैली और दूसरा हिली रीजन। ये जो वैली एरिया है ये साइज में आपका 10% है, स्टेट की साइज के कंपेरिजन में देखें तो 10% है, लेकिन ये लगभग 55% जो पॉपुलेशन है उसको इनहेबिट करता है, ठीक है। इस 55% में आपकी मेइती कम्युनिटी जो है वो डोमिनेटिंग है यहाँ पे, ठीक है। जब हम इस हिली एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपका 90% स्टेट का हिस्सा जो है एरिया हिली रीजन है, लेकिन ये सिर्फ 45% जनसंख्या को जो है इनहिबिट करता है। अगर हम लोग बात करें ट्राइबल कम्युनिटीज की तो यहाँ पे नागाज, कुकीज, जोमी और कुछ हद तक मीजो कम्युनिटी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देख सकते हैं कि ये एक ट्राइबल एरिया है, मोस्टली हिली एरिया। यहाँ पे भी मेती कम्युनिटी है, वो भी ट्राइबल कम्युनिटी है और ये लोग इस तरीके से यहाँ डेमोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जब हम इस एरिया की बात करते हैं तो ये जो वैली एरिया है ये काफी डेवलप्ड है, ठीक है। और जब हम लोग हिली एरिया की बात करते हैं तो ये रिलेटिवली जो है अंडर डेवलप्ड है इनसे, ठीक है। इस एरिया में जैसे मैंने आपको बताया कि मेती कम्युनिटी जो है डोमिनेट करती है, तो ये कम्युनिटी जो है यहाँ पे पॉलिटिकली भी जो है काफी डोमिनेटिंग है। पॉलिटिकली डोमिनेटेड होने का मतलब है कि यहाँ पे लगभग आपके 60 में से 40 एमएलए जो है वो इस एरिया से आते हैं, ठीक है। सर्विस डिलीवरी यहाँ पे अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी है। डेवलपमेंटल देखिए, कहीं पे भी जो डिस्प्यूट होते हैं, चाहे एथनिक हो या किसी और वजह से डिस्प्यूट हो, मेन रीजन जो रहेगा उसका वो किसी ना किसी प्रकार का गैप रहता है। अब यहाँ पे डेवलपमेंटल गैप है, इकोनॉमिक गैप है यहाँ पे, उसकी वजह से जो दूसरे गैप्स होते हैं, बीट कल्चर का, लैंग्वेज का, रिलीजियस गैप हो या एथनिसिटी का हो, वो ज्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं उनको। तो यहाँ पे बेसिक जो प्रॉब्लम है वो डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी की है, ठीक है। रिसोर्सेज जो है यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे कम।
1947 में मणिपुर इंडिया के साथ आता है। इससे काफी कम्युनिटीज जो है खुश नहीं है। ठीक है, जो अब एक बात करते हैं पहले नागाज की। नागा कम्युनिटी जो है वो अपना एक अलग जो है स्टेट डिमांड कर रही है, ग्रेटर नागालैंड। ठीक है, इस स्टेट के अंदर में वो लोग जो है मणिपुर का कुछ हिस्सा भी क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, मणिपुर के साथ साथ वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ साथ इंटरनेशनली देखें तो म्यांमार का भी कुछ हिस्सा जो है वो कह रहे हैं कि ये ग्रेटर नागालैंड का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज की वजह से जो है एक NSCN करके एक जो है ग्रुप बनता है जो इसकी डिमांड कर रहा है और वो इस एरिया में इंसर्जेंसी कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो है मेतीज। मैंने आपको बताया था कि पहले इस स्टेट का जो नाम था वो कांगलाई पाक था। अब इस मर्जर से कुछ लोग खुश नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हमको भी इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कांगलाई पाक चाहिए, क्योंकि ये भी मांग रहे ग्रेटर नागालैंड, तो हमको भी ये वाला चाहिए। ठीक है, दूसरा एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनता है इनका, पीपल्स रेवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ कांगलाई पाक। ये ग्रुप जो है इस ग्रुप को रजिस्ट कर रहा है, नागा कम्युनिटीज को रजिस्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है। अब इन दो कम्युनिटीज के बीच में एक जो है इंसर्जेंसी चल रही है। इसके बाद 1993 में नागाज जो है कुकीज कम्युनिटी के साथ एक इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसमें ये लगभग 350 विलेजेस डिस्ट्रॉय करते हैं। नागाज जो है कुकीज के 350 विलेजेस डिस्ट्रॉय करते हैं। ये काइंड ऑफ अ मैसेकर था। इसकी वजह से एक कुकी रेवोल्यूशनरी आर्मी बनती है जो अब नागाज को रजिस्ट कर रही है और एक नया स्टेट डिमांड कर रही है, कुकी लैंड। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये इश्यूज कैसे सामने आए, कैसे 1950s में नागालैंड का इशू आता है, फिर 1960s के अराउंड मेतीज जो है कांगलाई पाक मांगते हैं, और फिर 1990s के दौर में जब ये रेवोल्यूशनरी आर्मी बनती है तो ये लोग कुकी लैंड की बात करते हैं। तो ये तो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने ये डिस्कस कर लिया। ये देखिए, ये आपका मणिपुर का हिस्सा है, ये कुकी लैंड है। मोस्टली कुकीज डोमिनेटेड एरिया जो है वो इस तरफ है, तो ये यहाँ पे कुकी लैंड की बात कर रहे हैं। ये एरिया जो है ये नागाज बोल रहे हैं कि हमारे नागालैंड में आएगा। ये देखिए, ये आपका म्यांमार है, बॉर्डर है, ये म्यांमार है। ठीक है, ये नागालैंड है, और ये मणिपुर का कुछ हिस्सा जो है नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा वो अपने क्लेम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये अरुणाचल प्रदेश और ये असम का भी कुछ हिस्सा क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे जो है मेतीज बोल रहे हैं कि भाई नीचे वाला तुम ले रहे हो, ऊपर वाला ये ले रहे हैं, हम किधर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक इशू है। उसके बाद देखते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉज्ड बाय फियर ऑफ फ्यूचर लिव्ड थ्रू द पास्ट। अब यहाँ पे देखिए कि जब कोई कम्युनिटी के साथ इस तरीके की चीजें होती है, जैसे 1990 में कुकीज के साथ एक मैसेकर हुआ, तो उसकी वजह से उनके मन में एक चीज बैठ जाती है कि दे डोंट बिलोंग देयर। उनको एक जो है लगता है कि हमारी सेफ्टी के लिए बेहतर है कि हम अलग हो जाए। ठीक है, तो वहीं से जो है इस फीलिंग के साथ पास्ट में किए गए एक्ट की वजह से वो लोग फ्यूचर में भी जो थ्रेटन फील करते हैं, इस एक्ट की वजह से जो है आपके एथनिक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हिस्ट्री। ऑथर ने यहाँ पे कुछ कुछ जो है नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की है। एथनिसिटी क्या होती है? एथनिसिटी मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, कुछ भी ऐसी चीज जो उनको जोड़ के रखे, यूनाइट करे, उनको एथनिक कम्युनिटी बोलते हैं, जो एक साथ आइडेंटिफाई करते हैं। और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट तब हो जाता है कि जब दो कम्युनिटीज आपस में किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट आपस में लड़ने लगते हैं। ठीक है, जैसे कुकीज और मेतीज जो है वो दोनों अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अपने आप को एथनिक कम्युनिटीज बताते हैं क्योंकि उनके ट्रेडिशंस अलग है
और वे ऑफ लिविंग अलग है। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, वैसे ये मेथीज और कुकीज का कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे ही हुतूस और तुत्सीज का कॉन्फ्लिक्ट है रवांडा में। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है रवांडा, वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट था। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए, आपके प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकती है ये कम्युनिटीज, तो इसलिए बता दे रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। हुतूस जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी है, तुत्सीज जो है वो माइनॉरिटी है। इन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है 1994 के अराउंड, और फिर माइनॉरिटीज जो है रूल करने लगती है इस पर्टिकुलर स्टेट को, रवांडास को। आज की डेट में रवांडा में जो है तुत्सीज का शासन है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो हेट्रेड इस लेवल की है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी जो है वापस सामने आ सकता है। तो ऑथर का यहाँ पे कहना है कि जब हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में इस लेवल की जो हेट्रेड आ जाती है तो फिर उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑथर कह रहा है कि यहाँ पे हमें अवॉइड करना है कि मेथीज और कुकीज के बीच में इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने चाहिए, उससे पहले ही हम इस इशू को रिजोल्व कर दें। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर। यहाँ पे बेसिकली हिस्टोरिकल रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री हमें सिखाती क्या है। तो जम्मू कश्मीर में 1889 और 90s के आसपास जो है पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज जो है, ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, उन्होंने कश्मीरी पंडित पे जो है काफ़ी एट्रोसिटीज़ की। उसकी वजह से कश्मीरी पंडित वहाँ से लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ, जो उस एरिया से बाहर निकल गए। हालांकि अब वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम है, लेकिन उस एट्रोसिटीज़ का जो इम्पैक्ट था उसको हील करना काफी मुश्किल है। ठीक है, बट स्टिल देयर इज ऑलवेज अ होप। देन कम्स तमिल एंड सिंहलाज। ये श्रीलंका का कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली। तमिल्स जो है वो आपके श्रीलंका, आप जैसे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से है। तो इस एरिया में जो है, इस एरिया में आपके ये तमिल कम्युनिटी रहती है और ये सिंहलीज डोमिनेटेड एरिया है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में वहां पे काफी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पॉलिटिकल जो राइट्स वगैरह को लेकर के। हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है सप्रेस किया गया था मिलिट्री के द्वारा 2009 में। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस की बात यह है कि सप्रेस करना और रिजॉल्व करना दो अलग अलग चीजें हैं। आप किसी चीज को सप्रेस कर देंगे, वो थोड़े दिन तक दब के रहेगी, लेकिन रिसर्च करेगी वापस थोड़े दिन के बाद। अगर आप किसी को रिजॉल्व कर देते हैं तो आप उसके फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी को खत्म कर देते हैं। यहाँ पे इसको सप्रेस किया गया था, तो देयर आर चांसेस कि फ्यूचर में फिर से ये बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री हमें कहती है कि अगर आप मिलिट्री का यूज करके किसी कॉन्फ्लिक्ट को सप्रेस करते हैं तो वो उसका रिजोल्यूशन नहीं है, उससे वो कॉन्फ्लिक्ट वापस उभर सकता है। ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि शॉर्ट टर्म तो आप ये कीजिए कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? वहां पे आप जो है अपनी आर्म फोर्सेस, मिलिट्री या फिर लेट्स से आप पुलिस फोर्सेस वगैरह की सहायता ले सकते हैं। और एक बार ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए तो फिर आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना होगा कि लोगों के साथ अप्रोच बनानी होगी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से करनी होगी कि ये कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे को समझे और इशू रिजोल्व हो। ठीक है, स्टेक होल्डर से बात की जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग किस में? स्टेट में, गवर्नमेंट में ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, कि वो जो है किसी तरीके की डिस्पैरिटीज को खत्म करने के लिए तत्पर है। तो ये दोनों जो है आपके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अभी जो रिसेंट वायलेंस है मणिपुर में, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी जो रिसेंट वायलेंस है वो बेसिकली लैंड ओनरशिप राइट्स के लेकर के है कि यहाँ पे इनर लाइन परमिट सिस्टम है, उसकी वजह से जो वैली के लोग जो है हिल एरिया में लैंड ओन नहीं कर सकते हैं, जबकि हिली एरिया के जो लोग हैं वो वैली में लैंड ओन कर सकते हैं। ठीक है, एक ये। दूसरा एंटी पॉपी ड्राइव। एंटी पॉपी ड्राइव का मतलब ये है अफीम की खेती। ये जो हिली एरिया है उसमें ये कुकीज कम्युनिटी जो है वो ये मोस्टली ये खेती करती है। वो क्यों करते हैं? कि अफीम बेच करके उनको फंड्स मिलते हैं। जो ये फंड मिलते हैं वो इनकी जो इंसर्जेंसी है उसको जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस फंड के और भी तरीके हैं, जैसे जो बाकी कम्युनिटीज नागाज वगैरह है वो एक्सटॉर्शन। ठीक है, इसके अलावा पैरेलल टैक्स इंपोज करते हैं जिसको प्रोटेक्शन टैक्स वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग फंड इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इलीगल इमिग्रेशन। मेतीज का कहना है कि ये कुकीज वगैरह जो है यहाँ की लोकल कम्युनिटीज नहीं है, ये बाहर से आई हुई है। मेतीज और नागाज जो है वो यहाँ की इंडिजिनियस कम्युनिटीज है। ठीक है,
और वो लोग यहाँ पे इलीगली आकर के बसने लगे हैं। फिर अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। उस जजमेंट में जो है हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्टेट को कि आप मेथीज को जो है एसटी स्टेटस दीजिए। कुकीज जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि मेथीज को ये स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेथीज जो है वो प्रॉस्परस है ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा, पॉलिटिकली डोमिनेटेड है, डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग मेजोरिटी में है, ठीक है। तो इस इशू को लेकर के भी जो है ये वायलेंस हो रही है अभी। अब देखते हैं कि मणिपुर की अभी सिचुएशन क्या है। अभी सिचुएशन ये है कि अभी जो कुछ ब्लॉकेज वगैरह हो रहे हैं वहां पे, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेज को जो है ना इफेक्टिवली ऑपरेट करने से रोक रहे हैं। जब सिक्योरिटी फोर्सेज इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं करेंगी तो जो है लाइफ और प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो ज्यादा होगा, ठीक है। वो अल्टीमेटली उन्हीं कम्युनिटीज के लिए खराब है। सर्विस डिलीवरी को आप ब्रेक करोगे, सप्लाई चेन को ब्रेक करोगे, तो उसमें आप ही का नुकसान है, ठीक है। दूसरा कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि वुमेन और चिल्ड्रन को आगे कर रहे हैं। यहाँ पे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे आर्मी पर्सनल्स को वगैरह को ना यहाँ पे घेर दिया गया है। इनको पता है कि इंडियन आर्मी जो है वुमेन पे और चिल्ड्रन पे जो है फायर नहीं करेगी, ठीक है। तो उस वजह से, और दूसरी बात क्या है कि कॉम्बैट एरियाज में या कॉम्बैट रोल्स में हमारे आर्मी में अभी तक जो है वुमेन्स बहुत कम है। तो कम्युनिटीज जानती हैं कि उनके डायरेक्टली नेगोशिएट करने के लिए वहां पे वुमेन्स है नहीं, और वो लोग फायर कर नहीं सकते हैं या फिर एक्सट्रीम एक्शंस ले नहीं सकते। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग जो है जैसे आर्मी पर्सनल वगैरह को घेराव कर देना, ब्लॉकेड की सिचुएशन क्रिएट करना, तो इससे क्या होता है कि टाइमली रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? ऑथर ये कहते हैं कि इस कंडीशंस में क्या होता है कि आपको कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं। इशू की जो सेंसिटिविटी है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेने होते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि आपको हॉट एंड कोल्ड रेस्पॉन्स जो है आपको आपको जो है एक बैलेंस मेंटेन करते हुए जो है डिसीजन लेने होंगे इन सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। ऑथर ने बोला कि जब तक आपका जो है पीस और यू कैन से लॉ एंड ऑर्डर जो एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक आपको मिलिट्री को या आर्मी पर्सनल्स को जो है अलाउ करना चाहिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और वैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म गोल जो क्या होना चाहिए वो हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है, ठीक है। बीट स्टेट गवर्नमेंट और जैसे यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं अगर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका रोल ज्यादा हो जाता है। फर्स्ट, एक तो आर्बिट्रेशन के अंदर बातचीत के लिए। दूसरा, गुड गवर्नेंस के लिए। आपको जो है इंश्योर करना होगा कि आपकी गवर्नमेंट जो है एक तो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो और रेस्पॉन्सिव हो। जब यही होगा तभी जो है स्टेट के अंदर जो है बिल्ड होगा ट्रस्ट, कम्युनिटी का स्टेट के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। यही जो है अल्टीमेट गोल होना चाहिए। यही चीज करके ही आप ऐसे डेवलपमेंटल और डिस्पैरिटी के जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये चीज हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आप क्या कर सकते हैं कि सर्विस डिलीवरी जो है उसको इंप्रूव कीजिए हिली एरियाज में, ठीक है। उस एरियाज का डेवलपमेंट होगा तो कई हद तक ये इश्यूज अपने आप कम हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी। मैंने बताया था कि हिली एरिया में जो है कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। रोड कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेरी हम यही कर सकते हैं कि ट्रेन्स वगैरह के लिए ट्रेन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है आप पुलिस स्टेशंस, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पुलिस स्टेशंस को अच्छे से इक्विप करेंगे, ठीक है। दे शुड बी रेडी फॉर क्विक रेस्पॉन्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा जो है आप स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये बनाएं, ठीक है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेवलपमेंटल गैप जो है रिड्यूस होगा, तो देर आर चांसेस कि कम्युनिटीज का जो है ट्रस्ट गवर्नमेंट में ज़्यादा बिल्ड करेगा। और तब जब गवर्नमेंट इस तरीके के आर्बिट्रेशन करेगी तो कम्युनिटीज ज़्यादा उस पर रिलाई कर सकती है, उन पे फेथ और ट्रस्ट कर सकती है, ठीक है।
इसके अलावा जो है ड्रग कंट्रोल, जैसे मैंने बताया ओपियम, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट, ये जो इंसिडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार चले जाते हैं। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको बॉर्डर मैनेज करना होगा, बॉर्डर को सील करना होगा, एंड तभी हम लोग एक फुल फ्लेज सॉल्यूशन ला सकेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।